मैं सृष्टि साठी आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय बाइसिकल दिन के अवसर पर कोल्हापुर गोकुल दूत संघ की ओर से ऐतिहासिक दसरा चौक यहां से निकली रैली को पीला झंडा दिखाकर चेयरमैन विश्वास पाटिल इनके हाथों किया गया। इसमें बात करते हुए चेयरमैन विश्वास पाटिल ने कहा कि भागदौड़ जिंदगी में टेंशन थकान दूर करने के लिए आज भी साइकिल चलाना जरूरी है। शहर के मुख्य रास्ते पर निकली रैली गोकुल दूत संघ के कार्यालय में आई। इसमें संचालक अजीत नरके, आयरन मैन, महिला महेश्वरी सरनोबत मौजूद थे। ठीक है क्यों आहे किती लोक कुठे आहे पुढे इथं आपण जी प्रॅक्टिस करतो ती जेवढ्या अवघड पद्धतीत करता येईल तेवढी मी केली। म्हणजे उन्हाळा पावसाळा थंडी त्याचा काही कधीच विचार केला नाही। तर तसंच तिकडं क्लायमेट होतं, समुद्रात स्विमिंग करायचं 2 किलोमीटर, पाणी बर्फासारखं गार, मग त्यामुळं थंडीत जेवढं गार पाण्यात आंघोळ करता येईल किंवा स्विमिंग करता येईल तेवढं मी करायचा प्रयत्न केला। त्यामुळे मला रेसला एवढा असा काय त्रास झाला नाही। त्याच्या आधी जी 2019ला स्वित्झर्लंडला रेसला भाग घेतलेला पण ती मी करू शकले नाही। शेवटचं 20 किलोमीटर माझं रन राहिलं। त्यात ज्या चुका झाल्या त्या मी या रेसला विचारपूर्वक केल्या, त्यामुळे ही रेस माझी यशस्वीरित्या पार पडली। आणि त्याच्यानंतर 2 किलोमीटर स्विमिंग झाल्यावर 90 किलोमीटर सायकलिंग, आपला जो कात्यानीचा रोड आहे तसाच रूट होता, त्यामुळे एवढं सायकलिंगला पण एवढं काय वाटलं नाही। आणि रनिंग माझा आवडता इव्हेंट आहे, त्यामुळे रनिंग मला स्ट्रॉंग करायचं होतं। 21 किलोमीटर रनिंग एकदम मी छान हसत हसत केलं। इतर लोक कसं करतात, सायकलिंगला सगळी ताकद संपून टाकतात आणि मग रनिंगला स्लो होतात आणि वॉकिंग करायला, तसं नाही केलं। आणि खाणं पिणं जे तुम्ही सायकलिंग करताय कधी उपाशी पोटी किंवा प्रॉपर डाएट नुसार जर तुम्ही सायकलिंग केलं तर तुमचा स्ट्रेंथ वाढेल, स्टॅमिना वाढेल, इंड्युरन्स वाढेल। डाएट प्रॉपर ठेवत जावा आणि सायकलिंग असंच अजून वाढवा। अजून के कोल्हापूर सायकलिंग क्लबचे मेंबर्स अजून वाढवायचा प्रयत्न। अकोला के नजदीकी जयराम गोरक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो आवारा जानवरों की देखभाल करेगा। इसी के चलते मृत्यु के लिए ले जा रहे पशुओं को भी पुलिस द्वारा पाला जा रहा है। उसकी जिम्मेदारी भी ट्रस्ट लेगा और ट्रस्ट उन जानवरों की जिम्मेदारी लेगा जिन व्यवस्था भूखे जानवरों को रखने की नहीं है। ऐसे ट्रस्ट के निदेशक पुरुषोत्तम अहीर ने लॉर्ड बुद्धा टीवी पर बात करते हुए कहा कि प्रशासन को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए और भुखमरी से जानवर मर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी को भी देखते हुए पूरे राज्य में चारा टंचाई को हटाना चाहिए और हमारे ट्रस्ट को भी सहयोग करना चाहिए। सप्रेम जय भीम। मैं अकोला जिले से जयराम चैरिटेबल ट्रस्ट संचालक पुरुषोत्तम जी अहीर। मैं सबसे पहले लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे गौरक्षण में विजिट दी। उनसे सबसे पहले उनका आभार। मैं पुलिस प्रशासन को विनती करता हूँ कि जो अवैध गोवंश पकड़े जाते हैं और जो महानगरपालिका के द्वारा अवैध गोवंश पकड़े जाते हैं, उनको विनती करता हूँ कि जो भी गोवंश पकड़े गए वो हमारे गौरक्षण को दे, उनका पालन पोषण हम हमारे सौ खर्च से करेंगे। और मैं प्रशासक को विनती करता हूँ कि जो कायदा जो बना है गोवंश का, सबसे पहले कायदे के अनुसार पे मैं आपको बधाई देता हूँ कि जो कायदा बना है बहुत अच्छा बना है। लेकिन कायदे के साथ साथ जो गोवंश है उनका भी ख्याल प्रशासन ने रखना चाहिए। आज जो धूप की वजह से जो गोवंश मर रहे हैं और उनको जो धूप से जो उनकी जो हाल हो रहे हैं वो देख के हम आपको प्रशासन को बताना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ी हानि हो रही है। प्रशासन ने जो कायदा करा है वो बहुत अच्छा किया है, लेकिन प्रशासन ने चारा के हिसाब से चारा का भी थोड़ा प्रबंध करके देना चाहिए। और मैं जनता को भी विनती करना चाहता हूँ कि जो गोवंश घूम रहे हैं उनका पालन पोषण हो नहीं रहा है, उन्होंने हमारे गोवंश से अपने गौरक्षण से संपर्क करके वो गोवंश हमारे गौरक्षण को ला के देना चाहिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 95 27 90।
अंजनगांव सुरजी तालुका के साखरी इस गांव में सालबादा की तरह इस वर्ष की यशवंत सेना की ओर से राष्ट्रमाता पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर इनकी जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस जयंती समारोह में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध प्रबोधनकार पाटोले महाराज उनका कीर्तन समाज प्रबोधन कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस जयंती दिन के अवसर पर जीवन विकास फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र वटाने द्वारा समाज परिवर्तन समाज गतिविधियों के रूप में संविधान चार्ट का वितरण किया गया। त्या कावडीमध्ये तुम्हाला बसवेल, मग तुम्हाला तीर्थयात्रा करून घरी आणेल आई, हा माझा संकल्प आहे। काय लेकरं असं पुत्र हो तो ऐसा, पुत्र हो तो ऐसा न जाए कुल की नाक, एक लकड़ी जलाने से होती सारे बन की राख। पांडव जैसे सुपुत्र हुए वो क्यों गए वनवास, कौरव जैसे कुपुतों ने किया घर खुद के कुल का नाश। कौरवानं स्वतःच्या कुलाचा नाश केला, पण पांडवानं विचारधारा चांगली वापरली तर आपला उद्धार करून घेतला। जिले के देवलघाट यहाँ रामराव पारवे परिवार और गांव के कलंदर मुस्लिम परिवार में कई दिनों से खेती को लेकर विवाद चल रहा है। कल कलंदर परिवार ने इस विवाद पर से पारवे परिवार पर हमला बोल और पारवे परिवार के सदस्यों को जबरदस्त पीटा। इस मारपीट में महिला और लड़की को भी नहीं बख्शा गया। इसमें कल बुल्ढाना ग्रामीण पुलिस ने दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, विनय भंग और दंगों की गंभीर शिकायत दर्ज की। इस मारपीट में पारवे परिवार की 2 महिलाएं और 1 पुरुष ऐसे मिला के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए और उनका इलाज बुल्ढाना सामान्य अस्पताल में चल रहा है। मी रामराव पारवे, राहणार देऊळघाट। माझी शेती देऊळघाटला आहे आणि मी सध्या माझ्या परिवारासहित शेतीतच वास्तव्याला आहे आणि नवीन शेती घेतल्यामुळं गावकऱ्यांनी गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी, मोमेडियन वस्तीतल्या लोकांनी माझ्यावर अचानक सकाळी 9-9:30 वाजताच्या दरम्यान प्राणघातक हल्ला केला। त्याच्यात मी घायाळ झालो, माझी 2 मुली आणि माझा मुलगा घायाळ झाला। माझी शासनाला एवढीच विनंती आहे की त्यांनी माझ्या या घटनेला न्याय मिळवून द्यावा, एवढीच माझी विनंती। हो, माझ्या जीवितात धोका आहे। मी असं एक निवेदन 3 महिने अगोदरसुद्धा दिलं होतं की बाबा याच्या मला रोज धमक्या येतात, ढोरवास्त्र माझ्या शेतात घालतात, उभं पिकाचा नासाडा करतात। मी असं एक निवेदनसुद्धा दिलं होतं। पोलीस प्रोटेक्शन बी माझ्या कुटुंबाला कायमस्वरूपी संरक्षण मिळणं हीच माझी इच्छा आहे। काही आम्ही आमच्या शेतामध्ये होतो, सकाळच्या सुमारास हा वाद झाला। अचानक काही लोक आली, 10-15 लोक, आणि त्यांनी आमच्यावर हल्ला चालू केला। त्यांचं असं म्हणणं आहे की ज्या शेतीत आम्ही होतो ती शेती त्यांची, पण रितसर पुराव्यांसकट 7-12 वगैरे सगळं आमच्या नावाने आहे, कोर्टाने आम्हाला दिलेलं आहे। त्यांना कोर्टाकडून ते मिळालं नाही, त्यामुळे त्यांनी तो राग आमच्यावर काढला, आमच्यावर हल्ले केले। त्यात माझी बहीण होती, ती नुकतीच मुंबईहून आली होती, भाऊ होता तो पण आला होता, माझ्या वडिलांचा काल वाढदिवस होता त्याच्यासाठी आले होते, मी होते, माझे वडील होते। आम्हाला चौघांना त्यांनी बेदम मारहाण केली, माझे कपडे फाडले, माझ्या अंगाला वगैरे हात लावला, मला घाण शिव्या त्यांनी घातल्या। तिथे भरपूर लोक होती पण कोणीच मदतीला आलं। किती लोकांनी मारहाण केली? 10 ते 15 लोक होती आणि त्यात एक लेडीज पण होती। त्यांनी आम्हाला तुमची काय मागणी आहे? आरोपी अटक झाली आहे? आरोपींना अजून अटक नाही झाली आहे, त्यांचा पोलीस तपास करतायत, ते लोक फरार आहेत। त्यांना लवकरात लवकर अटक व्हावी आणि शिक्षा व्हावी एवढी माझी इच्छा आहे। मला खूप भीती वाटते पुन्हा असा हल्ला माझ्या आईवडिलांना होऊ शकतो। आम्ही इथे राहत नाही, आम्ही मुंबईला राहतो, आम्ही आमच्या आईवडिलांकडे आलो होतो, तर असं झालेलं नाही। असं पुन्हा कधी आमच्यासोबत होऊ शकतं असं मला ठामपणे वाटतंय। मला न्याय मिळवून द्या बस। जय भीम इंडिया न्यूज़ में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक।
क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुणे के पायाभूत सुविधा निर्माण क्षेत्र में दिग्गज राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड दमदार कार्यों के लिए पहचानी जाती है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर ऐसी ही एक ऐतिहासिक जागतिक विक्रम करने के लिए तैयार है। बिटुमिनस कंक्रीट सहित दुनिया के सबसे लंबे और अखंड सड़क निर्माण कार्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। अमरावती से अकोला इस बीच राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर लोनी से मूर्तिजापुर तक एक बाजू के 2 लेन में से चौपदीकरण का निर्माण कार्य 3 से 7 जून के बीच करने का नियोजन कंपनी द्वारा किया गया है। नहीं, आप सब लोग देख रहे हैं कि ये अमरावती से लेके अकोला के बीच की जो रोड थी उसका बहुत तेजी से काम चल रहा है और उम्मीद है कि हम लोग दिसंबर तक इसका 95% काम खत्म करके सारी समस्याओं का यहाँ पे अंत कर देंगे। लेकिन आज का दिन बहुत ही ऑस्पिशियस है। आज हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एक ऑफिशियल अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कंटिन्यूस 9 मीटर की उसमें हम लोग 40 किलोमीटर तक पेविंग करेंगे। ये तकरीबन 110 घंटे तक चलेगी और उसको अगर 2 लेन में नापा जाएगा तो 75 किलोमीटर, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75वें साल में हम लोग चल रहे हैं, तो 2 लेन में वो तकरीबन 75 किलोमीटर का हम लोग काम करेंगे बिना रुके हुए, अनवरत। ये रात दिन ये काम चलेगा और इसके लिए गिनीज की टीम भी यहाँ पर है, उनकी तरफ से ऑडिटर्स भी यहाँ पर है, हमारे सारे वर्कर्स यहाँ पर हैं। इसकी बहुत माइक्रो लेवल पे राजपथ के जो CMD हैं कदम साहब की तरफ से बहुत एकदम माइक्रो प्लानिंग की गई है। एक एक चीज़ का ख्याल रखा गया है। सारी मशीनरीज जितनी भी यहाँ लगने वाली है उनकी टीम्स ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं। पूरे घटनाक्रम को उसको क्या कहते हैं ड्रोन से और फोटोग्राफी से शूट किया जाना है। उसके बाद इस ऑफिशियल एंट्री में अगर हम लोग सक्सीड होते हैं जैसे कि हम लोगों का प्लान है, तो ये भारत में पहला इस तरीके का अपना रिकॉर्ड होगा जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। और इसके लिए स्पेशली मैं राजपथ CMD और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है इतने कम समय में ये मानते हुए कि हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव में कुछ एक अलग से एक इवेंट करें, उन्होंने गिनीज बुक के साथ पूरा टाई अप करके इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है और आज हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। कितने वर्कर तकरीबन इसमें 400 वर्कर पूरे घंटे लगे रहेंगे। हमारे यहाँ टोटल 800 के करीब स्ट्रेंथ है, जो लोग शिफ्ट में आते जाएंगे और काम करते जाएंगे अलग अलग जगहों पे प्लांट्स पे या मशीनरी पे है, पेवर पे, सब जगह जो है वो लोग काम करते रहेंगे। क्वालिटी को लेके यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास में सुपरविजन कंसल्टेंट जो हैं, जो हमारे रेगुलर टेस्ट होते हैं प्लांट पे भी और पेवर के लेइंग के बाद भी, उन सब के लिए यहाँ पे टीम लीडर हैं, उनकी टीम है पूरी और 2 लैब्स हैं जहाँ पे क्या कहते हैं ये कंटिन्यूस इसकी टेस्टिंग जारी रहेगी। ऐसा है कि प्रलंबित क्यों था ये आप सब लोगों को मालूम है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट्स को करने के लिए। ये पहले प्रोजेक्ट BOT पे दिया गया था, लेकिन उस समय BOT कंसेशनर वायबल नहीं हुआ, तो उसके बाद में दूसरे को ILFS को ये दिया गया। लेकिन ILFS का आप लोग सब लोगों ने पढ़ा होगा कि काफ़ी सारा पैसा उनके साथ बैंक का जितना भी सिस्टम शुरू हुआ उसकी वजह से वो कंपनी जो है ऑलमोस्ट दिवालिया हो गई। तो ये मजबूरन हम लोगों को इस काम को तीसरी बार अवार्ड करना पड़ा। पहले ये 200 किलोमीटर का काम था जिसको हमने 4 पैकेज में अलग अलग अवार्ड किया। अब ये काम जो है प्रगति पे है। ऑलरेडी 40% की प्रगति इस वाले पैकेज में हो चुकी है।
आगे वाले दो प्रोजेक्ट में जो अकोला से चिखली हैं उनकी 70% जो है वो हो चुकी है, प्रोग्रेस हो चुकी है। तो हमें उम्मीद है कि हम जो है दिसंबर तक 3 प्रोजेक्ट आपको 100% दे पाएंगे और एक प्रोजेक्ट 90-95% दे पाएंगे। अभी भी आप देखें तो यहाँ से अकोला जाने के लिए जो पहले 3-3.5 घंटे का समय लगता था, अब लोग 1.5 घंटे में आना शुरू हो गए हैं। और ये रोड जैसे जैसे बनती चली जा रही है, हम लोग तत्काल ट्रैफिक के लिए खोलते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा ईज दिखाई देने लगे। खरं तर राजपथ इन्फ्राकॉन या आमच्या कंपनीला नॅशनल हायवेचं हे काम मिळालं। मागच्या वर्षी जुलैमध्ये आम्हाला याची अपॉइंटमेंट डेट मिळाली। पाऊस होता, आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे, त्यामुळे आम्ही हे काम डिसेंबरमध्ये चालू केलं आणि काहीतरी वेगळं एक चांगलं काम करून दाखवूया। कारण की इथे आल्यानंतर आमच्या असं लक्षात आलं की जवळपास 9-10 वर्षांपासून या रस्त्याची दुरावस्था झालेली आहे। कारणं काहीही असतील, ती नैसर्गिक असतील किंवा आपल्या हाताच्या बाहेरची असतील, पण याच्यामुळे लोकांना, इथल्या स्थानिकांना खूप मोठा प्रॉब्लेम वाहतुकीच्या दरम्यानच्या या सगळ्या रस्त्यांमुळे, रस्त्यातल्या खड्ड्यांमुळे होत होता। म्हणून आम्ही असं ठरवलं की या रस्त्याचं परिवर्तन काम करताना अशा पद्धतीचा एक काहीतरी संकल्प आपण राजपथच्या वतीने NHAIच्या मार्गदर्शनाखाली करूया आणि ती संधी आम्हाला मिळाली। कारण असं झालं की आपल्या या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांनी गतिशक्ती या संकल्पनेतून खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटमध्ये खूप मोठी गुंतवणूक सरकारने करायचं असं ठरवलं आणि त्यात विशेष करून रोड सेक्टरला ही मोठी गुंतवणूक जास्त मोठ्या प्रमाणात येणार होती आणि त्यातले आपले कार्यक्षम मंत्री नितीनजी गडकरी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली ज्या वेळेला या कामांची सुरुवात झाली त्यावेळेला आम्ही असा विचार केला की आपण हे आत्ताचं वर्ष आपल्या सगळ्या भारतवासियांसाठी अतिशय महत्त्वाचं वर्ष असं मी मानतो। कारण आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झाली आणि म्हणून 75च्या निमित्ताने आझादी का अमृत महोत्सव हा जो महोत्सव सगळ्या देशभर मनवला जातोय, तर त्या महोत्सवाच्या निमित्ताने आपण असं काही काम करून दाखवूया म्हणून शोध सुरू केल्यानंतर लक्षात असं आलं की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स, गिनीजचं नाव आपण सगळेजण जाणतो आहोत। या गिनीजच्या बरोबर ती असोसिएट होऊन त्यांचे इतके स्ट्रिंजंट नॉर्म्स असतात, कायदे आणि रूल्स असतात, त्याला प्रत्यक्षात उतरून हे काम करणं, पण हे आव्हान आम्ही स्वीकारलं आणि 4 महिन्यांपासून गिनीज बरोबर ती चर्चा चाललेली होती। त्याला मान्यता मागच्या महिन्यामध्ये दिली त्यांनी आणि त्याच्यातली माहिती घेतल्यानंतर असं लक्षात आलं की याच्या अगोदरचं गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड जे सलग बिटुमिनस कॉन्क्रीट टाकण्याचं गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड हे कतार देशामध्ये दोहामध्ये कतारच्या ऑफिशियल, इथे जशी PWD असते तशी त्यांची ऑफिशियल जी सरकारी कंपनी आहे त्या कंपनीने केलेलं। माउंट एवरेस्ट शिखर पार करने वाली कोल्हापुर की 20 साल की लड़की कस्तूरी सावेकर, इसका कोल्हापुर के तारारानी चौक में आगमन होते ही बड़े जोरदार तरीके से उसका स्वागत किया गया और पूरे शहर में रैली निकाली गई। कस्तूरी सावेकर ने रणरागिनी, तारारानी और लोकराज राजश्री शाहू महाराज पुतले को माल्यार्पण कर अभिवादन किया। साथ ही शाहू स्मारक भवन में विधायक जयश्री जाधव इनके हाथों उसका सत्कार किया गया। सगळ्यात मोठं प्राऊड स्वतःसाठी याच्यासाठी फील होते की मी कोल्हापूरचं नाव, महाराष्ट्राचं नाव आणि पूर्ण महाराष्ट्र देशाचं नाव एवढ्या जगाच्या उंच शिखरावरती घेऊन गेले आणि खूप प्राऊड फील होतं आणि खूप आनंदही होतो। खूप गहिवरूनही आले, खूप साऱ्या भावना। तुझा प्रवास कसा झाला आतापर्यंत? खूप छान झाला, म्हणजे एकंदरीत तो प्रवास खूप खडतरही होता आणि फंडरायझिंगच्या दृष्टीने पण तो खूप खडतर होता, पण कोल्हापूरने महाराष्ट्राने खूप मदत केली या सगळ्यासाठी आणि मला असं म्हणायचं की असंच नेहमी माझ्या पाठीशी राहा आणि पुढेही मला असंच सहकार्य लाभेल। महाराणा प्रताप जयंती उत्सव समिति की ओर से गुरुवार को अकोला में महाराणा प्रताप इनकी जयंती धूमधाम से मनाई गई। साथ ही शहर में भव्य रैली का आयोजन छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क से किया गया और इस रैली का समापन महाराणा प्रताप बाग में किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था।
बाग में महाराणा प्रताप हिंदू शूरवीर इनके जयंती के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें सुबह महाराणा प्रताप जी के भव्य पुतले का पूजन हारार्पण किया गया और इसी समय पुलवामा में शहीद हुए क्षत्रिय उनके माताजी का आदर सत्कार किया गया शाल और मोमेंटो देकर, तथा दोपहर में 9 बजे तक आरोग्य शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें सभी प्रकार के स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध थे और कम से कम 100 लोगों के करीबन लोगों ने इसका लाभ लिया। और शाम में भव्य रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी क्षत्रिय और क्षत्राणियाँ अपने पारंपरिक राजपूताना वेशभूषा में बड़े उत्साह के साथ सहभागी हुई थी और यह रैली शहर के मुख्य भागों से होकर महाराणा प्रताप बाग में शाम में 10 बजे विसर्जित हुई और बाद में भोजन का आयोजन किया गया था। इस तरह शहर में इस बार महाराणा प्रताप जयंती का भव्य उत्साह के साथ आयोजन किया गया और मनाई गई। शिहू माध्यमिक विद्यालय के मुख्याध्यापक जे पाटिल ये एक आदर्शवादी, अनुशासित और छात्रों के हितैषी के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने अपने करियर के दौरान हजारों छात्रों को ज्ञान प्रदान किया। आज वही छात्र प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों पर हैं। पूर्व विधायक धैर्यशील पाटिल, इन्होंने जे पाटिल इनके समग्र जीवन कार्यों को आदर्शवादी और प्रेरणादायी बताया। जे पाटिल और माई पाटिल का सेवानिवृत्ति समारोह पूरे उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस आयोजित समारोह में धैर्यशील पाटिल ऐसा बोल रहे थे। इस दौरान जे पाटिल और उनकी पत्नी माई इनका अभिनंदन भी किया गया। पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एका शिक्षकासाठी एवढी ग्रामस्थ मंडळी तर मी आज माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच बघितली ती एवढी लोक रिटायरमेंटला आली। कदाचित 2 गोष्टी असू शकतात विचार करतो मी की रिटायरमेंटला आलेली माणसं एक तर त्याला कटवायला येतात बाबा जातो तो बरा आहे, त्रास कमी झाला जाऊन दे, किंवा एक दुःख असतं की बाबा हे आता जाणार पुढे कसं होईल। त्या 2 गोष्टींसाठी सर रिटायरमेंटला लोक येतात। पण मला वाटतं तुमच्यावर आज जी लोक आली ती सगळी एकदम मनापासून आली, कारण एवढं काम करणारा मुख्याध्यापक मी तर बघितलं नाही। कारण मी या इथे शाळेतनं शिकल्यामुळे हे काय माझे गुरु राहिले नाही, त्याच्यामुळे त्यांना काय गुरु मला माझा प्रश्न आला नाही। माझं नशीब चांगलं की हे गुरु कोण नाही राहिले। आता हे गुरु आणि मी पण त्यांच्यावरती बसलो, परत मला अडचण यायची। ते एक मला चांगलं झालं की हे गुरु म्हणून मी वरती बसलो, ते काम करताना मला फार त्रास भोईर साहेब कमी होते। आता भोईर साहेबवर रिस्ट्रिक्शन आहे, त्याला जागेंद्र पाटलाला ओरडताना प्रॉब्लेम होते, गुरुला ओरडणार कसा। मला गुरु नसल्यामुळे कार्यक्रमांचा मला चांगल्या पद्धतीने काम करता येतं। त्याच पद्धतीची पुनरावृत्ती सांगतो डॉक्टर साहेब, आपण कधीही बोलवावं, मला स्टाफनं कधी बोलावं सर तुमची गरज आहे तुम्ही या, मात्र स्टाफनं बोलवल्याशिवाय मी या ठिकाणी येणार नाही आहे। स्टाफनं मला बोलवलं पाहिजे की सर तुमची गरज आहे, त्यावेळी जे पाटील सर अर्ध्या रात्रीवर या ठिकाणी यायला तयार आहे। गेली 22 वर्ष ही रात्रशाळा चालवली, आपण रात्रशाळा चालवावी अशा प्रकारची अपेक्षा नाही आहे, कारण रात्रशाळा म्हणजे विष आहे आणि ते विष पचवण्याची ताकद माझ्यात होती। आपण ज्या पद्धतीनं आपण आजपर्यंत काम केलं तो पद्धतीनं काम करा। जे पाटील सर स्टाफच्या पाठीशी आहे, मात्र जे पाटलाची गरज आहे तर बोलवा, बिन बुलाए मेहमान मी येणार नाही आहे, अपमानाचं जीवन मी जगणार नाही आहे, मी अतिशय मानानं जगणारा माणूस आहे, तुम्ही कधीही बोलवा। माई गेल्या वर्षी त्याच्या नियत वयोमानानुसार खरं तर 31 मेला परंतु कोरोनामुळे तिचा आम्ही कार्यक्रम थांबवला। माईनंही चांगली सेवा दिली आम्हाला। माई वर्षभर या ठिकाणी येऊन आमचं पोर्शन पूर्ण करत होती। माई तुलाही मनापासून धन्यवाद देतो। परंतु आज तुम्ही नजर टाकली तर इथे प्रत्येक राजकीय पक्षाचे पुढारी जे आम्ही एकमेकांचे मतभेद असतात किंवा वैर असतात ते सगळे विसरून एका व्यक्तीसाठी इथे व्यासपीठावर जमलेले आहोत। आणि मला वाटते यातच जे पाटील सरांच्या कर्तृत्वाची उंची सगळ्यांच्या लक्षात यायला पाहिजे। आज खरं तर मी इथला विभागाचा पुढारी म्हणून इथे बोलण्यासाठी उभा नाही, तर
तुम्हाला सर्वांना कल्पना नसेल, फार कमी लोकांना कल्पना असेल की मी के पाटील सरांचा एक माजी विद्यार्थी आहे. मी जेव्हा नाना पाटील हायस्कूलमध्ये शिकत होतो तर फार कमी काळ मला के पाटील सरांनी शिक्षक म्हणून लावले आणि तेव्हाची एक आठवण अत्यंत अविस्मरणीय आहे. मी 7वीला जिल्ह्यामध्ये स्कॉलरशिपमध्ये पहिला आलो. साहजिक सगळ्या शिक्षकांकडून माझं कौतुक होत होतं. वर्गात येणारा प्रत्येक शिक्षक माझी पाठ ठोकून माझं कौतुक करत होतं. जे पाटील सर पण वर्गावर आले, मी त्यांचे पेढा देऊन त्यांच्या पायाला स्पर्श करून आशीर्वाद घेतोय. सरांनी पण इतर शिक्षकांप्रमाणे माझं कौतुक तर केलं, परंतु त्याच्या पुढे जाऊन त्यांनी मला चॅलेंज केलं. तर तुम्हाला कदाचित आठवत असेल, तर मला त्याच वेळी नुकताच माझ्या बहिणीचा 10वीचा निकाल लागला होता, माझ्या मोठ्या बहिणीचा. तेव्हा तिला 90% मिळाले होते. ग्रामीण भागातून त्यावेळी 90% 10वीला मिळणे खूप मोठी गोष्ट होती. सर मला म्हणाले की 7वीला स्कॉलरशिप वगैरे ठीक आहे. तिथे जीवन भाऊंच्या पुढाकारानं म्हणा किंवा या शाळेच्या पुढाकारानं, शिक्षण संस्थेच्या पुढाकारानं आणि पंचक्रोशीच्या पुढाकारानं हा जो सत्काराचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, हा कार्यक्रम खऱ्या अर्थानं वेगळा कार्यक्रम आहे. सर्व पक्षांची मंडळी तर मला या ठिकाणी दिसतातच आहेत. शिक्षण क्षेत्रातली मंडळी दिसतात, मला इथे कबड्डी मधली मंडळी दिसतात. वय वर्ष 8 मधला सुद्धा माणूस मला या ठिकाणी दिसतोय आणि वय वर्ष 80च्या आसपास गेलेली सुद्धा मंडळी मला या ठिकाणी दिसतात. समाजाच्या सर्व स्तरांमध्ये, मग तो वयोगट असेल, शैक्षणिक गट असेल, सामाजिक गट असेल, आर्थिक गट असेल, या सर्व मंडळींना स्पर्श करून या ठिकाणी जे सरांनी आणि वहिनींनी या ठिकाणी आपली कारकीर्द या ठिकाणी त्यांनी चालवली. आज तुमची सेवानिवृत्ती होतीये, आता कदाचित वहिनींची सेवानिवृत्ती होईल, पण माझ्या मते जे सर अजून रस्त्यावर बिल्डर मिशीवाले असे एक बाबा आमच्या सोबत असायचे आणि त्यांनी ज्यावेळी आम्हाला या विभागामध्ये आम्ही येत होतो त्यावेळी नारायणराव शेळके आणि त्यांचे विद्यालय, त्यांच्यासोबत महादेवदेवजी गदमले वगैरे संपूर्ण टीम होती. आम्ही या भागात एक चळवळ उभी केली युवक संघटनेची. मला सांगायला पाहिजे, ही सर्व मंडळी जी वयस्कर मंडळी सुद्धा आज इथं आहेत, त्यामध्ये काही गायत आहेत, काही गायत नाहीत. सर्व मंडळी आमच्या उघडमध्ये आलेली आहे. नारायणराव शेळके सर आमच्या घरी आलेले आहेत आणि मला अभिमान वाटला की त्यांनी ही जी शाळा आहे ती जवळजवळ 12 वर्ष विनाअडथळा चालवली आणि त्यानंतर त्यांच्या कोकणी सोसायटीच्या मार्फत त्यांचं टायप झालं आणि नंतर असते असते त्याला ग्राउंड झालं. अतिशय कठीण परिस्थिती होती. शेळके डॉक्टर साहेब जे पाटील सरांचं एक स्वप्न होतं, ते मला सतत बोलून दाखवायचे. क्रीडा क्षेत्रातलं नाही, शैक्षणिक क्षेत्रातलं, की संदीप माझ्या शाळेचा 100% रिझल्ट लागेल त्यावेळी मला खऱ्या अर्थाने 10वीचा रिझल्ट त्यावेळी मला खऱ्या अर्थाने मला समाधान मिळेल. मी जे पाटील सरांना सांगितलं, सर तुम्ही प्रयत्न करा. एकदा आम्ही सहज एका कार्यक्रमासाठी आलो होतो, मी आणि कॉम्रेड भूषण पाटील. त्यांनी दुपारी शुभेच्छा दिल्या फोनवर. आज के लिए बस इतना ही. आप देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज.